हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, कल जो संघ लोक सेवा आयोग है सॉरी संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने क्या कर दिया है, अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और डेट अनाउंस कर दी है। किसकी डेट अनाउंस कर दी है? देखिए, ARO की भी और PCS की भी। ठीक है, तो PCS की कब है? 22 नहीं है, 7-8 दिसंबर है। ठीक है, 7-8 दिसंबर कब है? देखिए, 7 और 8 दिसंबर को। ठीक, अब बात करते हैं ARO और ARO की। ठीक, इसकी है 22 और 23 दिसंबर। क्लियर। और इसमें नॉर्मलाइजेशन है, ये भी उन्होंने अपने नोटिस जारी किया है और 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट बताया है। ठीक है, 2 शिफ्ट में और 3 शिफ्टों में कराया जाएगा UPPCS, और ARO 2 शिफ्टों में होगा। क्लियर। तो बहुत लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन कोई आयोग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा और इसने अपना डिसीजन दिया। वो नियत तिथि पर अपना एग्ज़ाम कराने जा रहा है। अगर यह एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा तो बहुत ही डिले हो जाएगी, इसलिए आयोग कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा। ठीक है, देखिए, कल हमने आपको बताया था। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपना कल का जो टॉपिक था हमारा। कल हमने आपको मोदी सरकार 3.0 बताया था। इसमें हमने बताया था मोदी जी ने शपथ तीसरी बार ली और किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वाधिक मतदान किया, किस जनजाति ने सबसे पहले इसमें वोट किए हैं, किस जनजाति ने पहली बार इसमें वोट किया। तो हमने शोम्पेन जनजाति बताई थी, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ये रहती है। यहाँ पर इसने 2024 के मतदान चुनाव में पहली बार चुनाव किया है। ठीक, या मत दिया है। अब बात करते हैं, इसी के साथ लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों की विधानसभा में इलेक्शन हुए। ठीक है, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो वो भी हम आपको करा चुके थे। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें प्रमुख विदेशी नेता कौन कौन थे। एक बार रिवीजन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन थे? देखिए, याद करिए कि श्रीलंका के उस तत्कालीन राष्ट्रपति विक्रम सिंघे, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है, विक्रम सिंघे। ठीक, नंबर 1। दूसरा है आपका मालदीव के राष्ट्रपति थे, पता ही है, मोहम्मद मुइज़। तीसरी शेख हसीना बांग्लादेश की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री, और प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। शेरिंग टोबगे भूटान के प्रधानमंत्री थे। और अहमद शफीक, ये इंपॉर्टेंट नाम है, अहमद शफीक। ठीक, ये उपराष्ट्रपति थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये उपराष्ट्रपति थे और कहाँ के उपराष्ट्रपति? सेशल्स के, याद रखना। ठीक, कहाँ के? तो एकमात्र उपराष्ट्रपति इसमें सम्मिलित हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के। कहाँ के? उपराष्ट्रपति सेशल्स के। ठीक, उनका नाम क्या है? अहमद अफीफ है नाम, शफीक नहीं, अफीफ। ठीक, अफीफ नाम है। क्लियर। तो चलिए, 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव की भी बात करेंगे लोकसभा के साथ, तो रिवीजन करते हैं। तो हमने बताया था उड़ीसा विधानसभा चुनाव हुआ और किस पार्टी की सरकार बनी? तो बीजेपी की पार्टी यहाँ पर सरकार बनी। ठीक है, नंबर 1 को हमने बताया था आंध्र प्रदेश चुनाव हुआ। 4 राज्य आंध्र प्रदेश, और दूसरा आपका उड़ीसा, और तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, और चौथा आपका कौन सा था? सिक्किम। ठीक, तो याद कर लो, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। इनकी सीटें ज़रूर पूछता है, सीटें पूछ लेगा विधानसभा की कितनी है। तो आंध्र प्रदेश की देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में कितनी है? आंध्र प्रदेश आपकी है 175 विधानसभा सीट है। ठीक, विधानसभा। ठीक, फिर दूसरी है, आ जाओ आप उड़ीसा में। उड़ीसा याद रखना, इसमें कितनी है? टोटल 147 है, याद रखना। ठीक, 147 विधानसभा सीटें। फिर आपकी आ जाओ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में याद रखो कितनी है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा थी, इसमें 60 सीटें हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में 60 सीटें हैं, और 60 में 59 सीटें जो हैं वो ST के लिए हैं। किसके? ST के लिए। ठीक, 60 में से 59 सीटें ST अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में एक अपवाद है, यहाँ पर 32 विधानसभा सीटें। ठीक, कितनी? 32। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीट,
यहाँ के सीएम कौन बने, याद रखो उनका नाम बताइए। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, मोहन यादव जी हैं। और उड़ीसा के 147 विधानसभा सीटें, उड़ीसा के 147 हैं। और यहाँ के सीएम कौन बने हैं ये आपको बताना था। मोहन चरण मांझी जी नए मुख्यमंत्री बने हैं उड़ीसा के। अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 60 में से 59 सीटें कितनी हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं। और यहाँ के सीएम कौन बने हैं अरुणाचल प्रदेश के, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। पेमा खांडू ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक। तो यहाँ सीटें हो गई 60 में से 59 एसटी की हैं। फिर सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम, यहाँ पर 32 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 32। और यहाँ पर सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ इन्होंने ली है, ठीक। अब इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। अब चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। लिखा है उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कितनी सीटें जीतकर सामान्य बहुमत हासिल किया, तो याद रखना 78 सीटें। जबकि उड़ीसा में सीटें कितनी है, 147, तो 78 सीटें जीतकर लिया है इसने अपना, ठीक। फिर दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति, देखिए टोटल यहाँ पे 60 हैं। 60 में से 59 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए। क्लियर, ये सब करा दिया था। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा, अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हमने बताई थी, कितनी सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया भाजपा ने, तो याद रखना 46 सीटें। और अरुणाचल प्रदेश में हमने टोटल सीटें कितनी बताई थी, 60। अरुणाचल प्रदेश में कितनी बताई थी, 60 में से 46 मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, ठीक। अब बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तमांग हैं। किस पार्टी के नेता हैं, एसकेएम के हैं। और इसकी सीटें कितनी हैं, 32, याद रखना 32 सीटें। क्लियर। फिर सिक्किम में विधानसभा बता दिया आपको 32 हैं। फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर प्रकाशित अध्ययन का नाम क्या है, ये आज यहाँ से नए प्रश्न शुरू होते हैं, ठीक है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण, एक रिपोर्ट जारी की गई है 1950 से लेकर 2015 तक। तो इसमें क्या है, हिस्सेदारी पर प्रकाशित अध्ययन का नाम क्या है, तो याद रखना ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण। अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 105 नंबर पर 1950 में भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी, 1950 की बात हो रही है, तो 1950 में कितनी थी, 84.68। याद रखना ये पूरा पूछा जाएगा। 84.68 क्या थी, यहाँ पर हिंदू समुदाय की जनसंख्या थी। क्लियर, क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, अगर यहीं पे चलो ये हिंदू हो गया, हिंदू की कितनी है 84.68। अब यहाँ पे अगर पूछे आपसे जैन की, यहाँ पे लिख लो थोड़ा, ठीक। हिंदू की आपको बता ही दी है, हिंदू कितनी है, ये वाली हो गई 84.68। अब यहीं पे अगर बात करें मुस्लिम आबादी की, 1950 से 2015 में बढ़कर कितनी हुई, तो 1950 में कितनी थी, 9.84% थी, याद रखना, ठीक। अब यह 2015 में कितनी हो गई, तो याद रखना यहाँ पर हो गई 14.09% बढ़ गई, ठीक। ये तो गई मुस्लिम। ईसाई की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं, इनका 2.24% से बढ़कर 2.24 पहले था, अब 2.36 हो गया। ये मिलाने के लिए पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक। फिर अब बात करते हैं सिख आबादी कितनी है, तो ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया। अब सिख आबादी कितनी है, सिख आबादी पहले 1 चलो आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले थी 1.24 सिख, यहाँ पे लिख लो सिख। कितनी थी पहले, 1.24 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 1.85%, 1.85% हो गई, ठीक। अब यहीं पे जैन की बात कर लेते हैं, जैन की, ठीक। जैन की बात करते हैं, जैन की 1950 में 0.45 थी, अब बढ़कर 2015 में कितनी हो गई, 0.36% हो गई, घट गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 0.36। जैनों की आबादी में गिरावट दर्ज हुई है, कितनी, 0.36 हो गई, ठीक है, 0.45, ठीक। 5 गैर मुस्लिम देशों में से म्यांमार, भारत और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। म्यांमार में भी और भारत में और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है।
और दो देश ऐसे हैं श्रीलंका और भूटान। कहाँ? श्रीलंका और भूटान। श्रीलंका और भूटान दो देश हैं, इनकी यहाँ वृद्धि हुई है किसमें? जो बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय हैं। ठीक, ये हो गया आपका। चलिए रिवीजन करते हैं। फिर है 1950 से 2015 के मध्य भारत में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी अभी हमने बताई कितनी है, वृद्धि हुई है, तो 43.15 1950 से 2015 के मध्य। ठीक है, तो मुस्लिम आबादी यहाँ कितनी 14.09% हुई है 2015 में। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, 14 लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख लीजिए 14.09। ठीक, 14.09 इतने वृद्धि हुई। ठीक, भारत में वर्ष 1950 से 2015 के बीच बौद्ध जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध जनसंख्या याद रखना 0.05% से 0.81% हो गई है। ठीक, भारत में जैन समुदाय की हिस्सेदारी वर्ष 1950 में कितनी थी? जैन की देखो भाई पूछ लिया गया, तो जैन की हिस्सेदारी कितनी थी? मैंने आपको बताया 0.45 थी 1950 में, लेकिन घटकर कितनी हो गई? तो यहाँ पे लिख लो, थी इतनी, लेकिन घटकर कितनी हो गई? घटकर हो गई है, जो ऊपर पहला ऑप्शन दे रखा 0.36%, 0.36% हो गई। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं कब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया गया। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को संसद द्वारा पारित कब किया गया? 11 दिसंबर 2019 को। कब? 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। अब इसमें क्या है? इसमें नागरिकता संशोधन विधेयक में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो याद रखना, धार्मिक उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर के कारण, जैसे पाकिस्तान, शॉर्ट में लिख देते हैं पाकिस्तान 1, बांग्लादेश 2, फिर अफ़गानिस्तान 3 से पलायन भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय के। कौन को अल्पसंख्यक में कौन कहता है? हिंदू। इन देशों से अगर हिंदू आएंगे, ये लिख देते हैं, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे, सिख आएंगे, पारसी आएंगे, ठीक, शामिल थे। तो क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी लोग, इन लोगों के लिए भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया, और जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। ठीक, संशोधन किया गया। अब इसकी तो इन्होंने कहा कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को। ठीक, यही प्रश्न पूछ रहा है, कब इन्होंने पारित किया? 11 दिसंबर 2019 को। क्लियर? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 में कब अधिसूचित किया गया? 2024 में कब संशोधन हुआ? याद रखना, तो 11 मार्च 2024। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदकों किन बातों को प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा या करना होगा? तो धर्म, मूल, देश, भारत में प्रवेश की तारीख और एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना। ले इतनी कंडीशन है। धर्म क्या है आपका, और मूल देश कौन सा है? याद रखना, धर्म, मूल वंश और भाषा की एक जानकारी हो, एक भारतीय भाषा की जानकारी हो, और भारत में प्रवेश उन्होंने कब किया था, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। फिर है किस दिन से नागरिकता अधिनियम 2019 लागू होगा? इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी 2020 से। 10 दूनी 20, 10 जनवरी 2020 से। ठीक, किस समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लाभ होगा? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। क्लियर? फिर है दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत, ये तो हो गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024। ठीक, अब आता है दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। ये क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। अब किसके द्वारा? NHPC लिमिटेड द्वारा ये किया जाएगा, NHPC। ठीक, अब इसके बारे में एक क्षमता इसकी पहले देखो। दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? याद रखना 2880। कितनी? 2880 मेगावाट है। क्लियर? फिर है दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला किस दिन रखी गई थी? 9 मार्च 2024 को। दिव्यांग परियोजना में किस प्रकार का बांध बनाया गया है? तो कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। ठीक, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, याद रखना आपको। फिर अगला है दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना में प्रतिवर्ष कितने मिलियन यूनिट जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा? तो 11,223। याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा ये से पूछते हैं। ठीक है, 11,223 मिलियन यूनिट क्या किया जाएगा? जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। ठीक,
दिबांग परियोजना का विकास किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो NHPC, ठीक, NHPC द्वारा क्या किया जाएगा? इस परियोजना को बनाया जाएगा, ठीक, NHPC, ठीक। अब क्या है अगला प्रश्न देखिए, सेला सुरंग, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो थोड़ा यहाँ पे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, दिव्यांग परियोजना के बारे में। इसी के साथ सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, ठीक। यह जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, ठीक, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास है। ये हो गया, ठीक। अब बात करेंगे सेला सुरंग, राष्ट्र को समर्पित की है मोदी जी ने सेला सुरंग की, ठीक। किसकी बात करेंगे? सेला टनल। सेला टनल की आधारशिला कब रखी गई थी? इंपॉर्टेंट है, 9 मार्च 2024 को। कहाँ? 9 मार्च 2024 को रखी गई सेला सुरंग परियोजना। प्रोजेक्ट बरतक के नाम, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और ये BRO द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, क्या है ये? प्रोजेक्ट वर्तक के आधार पर ये बनाई जाएगी, क्लियर। 13,000 फीट की ऊंचाई पर, 13,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक। तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने वाली सुरंग है। असम स्थित तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश में कौन स्थित है? तवांग। यह जोड़ने वाली सड़क पर बनाई गई है, ठीक। अब इसमें क्या है, 9 मार्च 2024 को यह श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? राष्ट्र को समर्पित की है, याद रखना। और किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है? BRO के द्वारा, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब यहाँ पे अगर और होमवर्क करना चाहें तो BRO की स्थापना कब हुई है, याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। और अगर ये जिसे हो गई तो यह विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली, मतलब वाई लेन सड़क सुरंग बन गई है पूरे विश्व की, 13,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक। सबसे ऊंची सुरंग है सेला सुरंग, भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। और ये इसी के साथ एक ब्रांगसा पुल को मान्यता दी गई थी, ब्रांगसा पुल। चलो वो आगे बताएंगे, आपको आ जाएगा, ठीक। सेला सुरंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। सेला सुरंग किस सड़क को जोड़ती है? तो बालीपारा चार द्वार, ठीक, तवांग सड़क, वालीपारा चार द्वार और तवांग सड़क, ये याद रखना, ठीक है। इनको जोड़ती है वालीपारा चार द्वार तवांग सड़क, ठीक है। सेला सुरंग का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाएगा? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि, NATM, याद रखना। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि द्वारा किया जाएगा, याद रखना। फिर सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा कब दिया गया? 7 मई 2024 को। कब दिया गया? 7 मई 2024 को भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया गया, क्लियर। फिर अगला देखिए, ब्रांगसा पुल आ गया, देखो है। अब आता है ब्रांगसा ब्रिज। ये क्या है? ब्रांगसा पुल को विश्व का सबसे ऊंचा मल्टी स्पेन पुल है। कौन सा है? मल्टी स्पेन पुल। कौन सा है ये? मल्टी स्पेन पुल है, याद रखना। तो कब मान्यता प्राप्त की गई? 8 मई 2024 को। 8 मई 2024 को। ब्रांगसा पुल की ऊंचाई कितनी है? 14,000, ये उससे भी ज़्यादा है, 14,900 फीट, 14,900 फीट, ठीक। ब्रांगसा पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? श्योक नदी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्योक नदी, याद रखना। ब्रांगसा पुल है, क्लियर। फिर है, अब आता है लचित बोरफुकन का जन्म कब हुआ? ये लचित बोरफुकन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इनकी अभी एक ही प्रतिमा का अनावरण किया गया। असम के अहोम साम्राज्य के ये क्या थे? शाही सेना के जनरल थे, ठीक है। तो लचित बोरफुकन असम के अहोम राज्य, एक असम में था, वहाँ के शाही सेना के एक जनरल थे, याद रखना। और लचित बोरफुकन और उनकी सेना ने मुगलों को पराजित किया था। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने में सफलता प्राप्त थी। तो लचित बोरफुकन 1671 ईस्वी में लड़े गए सरायघाट का युद्ध जब हुआ था 1671 में, तो असमिया सैनिकों को प्रेरित किया था और अंग्रेजों से इन्होंने युद्ध किया था, ठीक। तो इनकी 400वीं अभी जयंती वर्ष 2022 में मनाई गई, ठीक है। लचित बोरफुकन का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर
1622। ठीक, अभी इनकी हाल ही में 400वीं जयंती मनाई गई, जिसके स्मरण में या जिसके उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी ने जोरहाट कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। लचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा? कांस्य प्रतिमा है, ठीक, याद रखना। कांस्य प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। ठीक, अब इसकी लंबाई अगर लिखना चाहें लिख लो, तो 84 फीट, कितनी? 84 फीट इसकी ऊंचाई है, ये हो गया। 41 फीट ऊंचे, कुल ऊंचाई 125 फीट, ये छोड़ दीजिए। यह विश्व में लचित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, और सूर्य की प्रतिमूर्ति है, स्टेचू ऑफ वेल्लोर। बनाई कितने? एक ही आदमी बनाता है, रामबी सुतार, हर जगह की। तो लचित बोरफुकन असम की हो गई मूर्ति। अगर एकात्मकता की मूर्ति पूछा जाए, स्टेचू ऑफ वननेस, तो ये आदि गुरु शंकराचार्य, यहीं पे अगर लिखना चाहूँ तो आदि गुरु शंकराचार्य की है एकता की मूर्ति। ठीक, एकता की मूर्ति, एकता की मूर्ति, एकता की मूर्ति। ठीक, ये आदिगुरु शंकराचार्य की है, खंडवा जिले, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसका अनावरण हुआ, पुनामा तहसील में, याद रखना। फिर स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, तो स्टेचू ऑफ वननेस आपकी कहाँ? आदिगुरु शंकराचार्य की खंडवा जिला मध्य प्रदेश में। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। ठीक, यह किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये 125 फीट है। ठीक, 125 फीट। ठीक, तो लचित बोरफुकन ने किस युद्ध में मुगलों को पराजित किया? सरायघाट का युद्ध, जब 1671 में हुआ था, उसमें हराया था अंग्रेजों को। कितने कांस्य प्रतिमा ऊंचाई है? 84 फीट हो गई। कि प्रतिमा का अनावरण 9 मार्च 2024 को किया गया। एकात्मकता की मूर्ति किसकी है? तो याद रखना, आदिगुरु शंकराचार्य, खंडवा जिले में, खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। 108 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा है। क्लियर, ये बता दिया। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है, और पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, 125 फीट इनकी भी है। 125 फीट, एक विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में लगाई गई। तो इसका अनावरण 19 जनवरी 2024 को किया गया, और कुल ऊंचाई 206, अगर टोटल पूछेगा तो 206 हो जाएगी। अगर कुल पूछे 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश ये है, 54 फीट ऊंचे एक आसन है, तो टोटल कुल ऊंचाई पूछेगा तो 206 फीट हो जाएगी। संसदीय विशेषाधिकार किसके द्वारा प्रदान किया? अब अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय, नॉट फॉर वोट मामला। इसमें एक लोकसभा सांसद थी, किस पार्टी की थी वो आपको बताना है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो याद रखना, संसदीय विशेषाधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? संविधान के अनुच्छेद 105 और 194, 105, 194 किस मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नॉट फॉर वोट मामले की सुनवाई की? डी वाई चंद्रचूड़, यही जो वर्तमान के 50वें नंबर के क्या हैं? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नॉट फॉर वोट मामले में उच्चतम न्यायालय ने किस पुराने मामले के फैसलों को खारिज किया? पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य, याद रखना। और इसका मतलब होता है मतदान के लिए रिश्वत लेना। नॉट फॉर वोट का मतलब होता है मतदान के लिए रिश्वत लेने में। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य क्या है? सदस्यों को प्रभावी रूप से उनके कर्तव्यों को निर्वहन करने में सहायता करता है, ये बताया था। 4 मार्च 2024 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया? तो पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य, नॉट फॉर वोट मामला। ठीक, भाषण देने पर, वोट देने पर, रिश्वत लेने पर, ये सारे मामले नॉट फॉर वोट उल्लेखित हैं। ठीक है, फिर एक किस अधिनियम के तहत रिश्वत लेने के मामले में संसद अथवा विधानमंडल सदस्यों के खिलाफ जांच का मार्ग प्रशस्त हुआ था? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, याद रखना। खंडपीठ में कुल कितने सदस्य थे उच्चतम न्यायालय के? सुप्रीम कोर्ट 7 थे। कितने? 7। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 105(2), 194 के क्लास 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सदन में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करना। ठीक, अब आ जाइए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगला पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर आधारित 10 MCQs आपको कराएंगे, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रतिमाह कितने यूनिट? भैया 300 यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने घरों को? 1 करोड़ घरों को। इस योजना के लिए कुल कितना परिव्यय हुआ टोटल आउटले? तो 75, ये याद रखना, ये पूछा जाएगा डाटा, 75,000
21 करोड़, 75,000 21 करोड़ दिया जाएगा। ठीक, कितनी क्षमता तक सौर ऊर्जा प्रणाली पर 60% केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी? 2 किलोवाट तक रहेगा अगर तो केंद्रीय सरकार देगी। किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी IREN है। ठीक, PM सूर्यघर योजना के तहत कितनी सौर क्षमता की वृद्धि होने की उम्मीद है? 30 गीगावाट। रूफटॉप सोलर प्रणाली जो शुरुआत की जाएगी 25 वर्षीय जीवन काल के दौरान कितने टन CO2 के उत्सर्जन में कटौती होगी? 720 मिलियन टन। किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की? 2024 में। कहाँ से की ये आप बताना। सूर्यघर योजना के तहत आदर्श सौर गाँव कहाँ स्थापित किए जाएंगे? सभी जिलों में। रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना से परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी बचत होने का है? 15,000 से लेकर 18,000, ये भी पूछा जाएगा, 15,000 से लेकर 18,000। अब अगला आता है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर स्वाति पोर्टल पर आधारित 10 MCQs। ठीक है, तो ये हम आपको बाद में कराएंगे। तो मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोग लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम सारे दे रखे हैं, क्योंकि फिर बाद में नहीं हो पाएंगे। तो सबको जय हिंद जय भारत। अधिक से अधिक चैनल क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसको तुरंत जानकारी लोगों को मिल सके। जय हिंद जय भारत।